नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम जो कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान मिले हुए हैं, उनके विषय में जानेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम टारगेट क्या कर रहे हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं। प्रीलिम्स में उन सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बार-बार पूछी जाती हैं। हमने बहुत पहले एक पैटर्न डेवलप किया था और उस पैटर्न से हमने यह समझा था कि जो प्रीलिम्स है, उस प्रीलिम्स में किस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं। पहली चीज़, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, तीसरा, उन टॉपिक में भी क्या पूछता है। जैसे मान लेते हैं मौलिक अधिकार है, तो उस मौलिक अधिकार में क्या पूछता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं वहाँ से। अनुच्छेद ज़्यादा पूछता है या फिर यह पूछता है कि जो प्रावधान है वह क्या-क्या है, या इनका जो ऐतिहासिक पक्ष है उसको ज़्यादा पूछता है। तो किस चीज़ में किस चीज़ को ज़्यादा पूछता है, इसे हम ध्यान रख रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी अन्य सब्जेक्ट है, अन्य सब्जेक्ट मतलब जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपका साइंस हो गया, इन सब को भी हम कवर करेंगे। यानी प्रीलिम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, इसे हम कवर करेंगे और कोशिश यह करेंगे कि प्रीलिम्स से पूछे जाने वाले कम से कम 70 से 80% प्रश्न हम इसी वीडियो सीरीज से कवर कर ले जाएँ। तो इसलिए इस वीडियो सीरीज को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और उसके अलावा जो आपका फीडबैक है, वह भी आप हमें दीजिए, जिससे हम यह समझ पाएँगे कि जो यह कंटेंट है, वह आपके लिए उपयोगी है या इसमें किसी तरीके के सुधार की ज़रूरत है। तो आज हम जिसकी बात करेंगे, वह बात करेंगे जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं या फिर क्षेत्र हैं। इनमें क्या-क्या पूछा जाता है? सबसे पहले आपको यही पूछेगा कि कौन-कौन से राज्य हैं या फिर क्षेत्र हैं, यह पूछ लेगा। दूसरा आपसे पूछा जाता है छठी अनुसूची, यह क्या है? आपसे यह पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा जो राष्ट्रपति हैं और जो आपके राज्यपाल हैं, इनके अधिकार क्या हैं? इनकी शक्तियाँ क्या हैं? इनमें अंतर क्या है? यह भी पूछा जाएगा। फिर राज्यपाल जो आपका है, इसकी जो विशेष शक्तियाँ हैं, जहाँ पर हमको कई बार यह दिखता है कि जो आपका राज्यपाल है, वह ज़्यादा ताकतवर है किससे? राष्ट्रपति से, वह भी हमको दिखता है। तो कुल मिलाकर यही सब आपसे पूछा जाता है। इन सारे चीज़ों को हम कवर कर लेंगे, जिससे जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों का विषय है, वह आपका पूरा कवर हो जाए। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएँगे। सबसे पहली बात यह कि इनको विशेष दर्जा क्यों दिया जाए? कुछ राज्यों को विशेष दर्जा मिला है, कुछ राज्यों को नहीं मिला है। जिनको विशेष दर्जा मिला है, वह क्यों मिला है? तो इसके कारण क्या है, वह हम समझ लेते हैं। कारण ऐतिहासिक भी हो सकते हैं। जैसे जब इन्होंने भारत में विलय किया, बहुत सारे राज्य भारत में विलय हुए थे। जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के समय बहुत सारे राज्यों को यह स्वतंत्रता थी कि वह चाहे तो अलग रहे, चाहे तो भारत में या फिर पाकिस्तान में मिल जाए। तो कौन-कौन से राज्य भारत में मिलेंगे, यह तय किया गया और इसमें पटेल साहब ने खूब काम किया। तो जब यह विलय होने लगे, तो कुछ राज्यों ने शर्तें रखी कि हमको स्पेशल स्टेटस दिया जाए। तो विलय की शर्तों में यह बातें थी और इस कारण से भी हम देखते हैं कि विशेष दर्जा देना पड़ा। जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, इन सबको विशेष दर्जा इसी कारण से मिला। इसके अलावा कुछ आदिवासी परंपराएं हैं, मतलब कुछ ऐसी स्थानीय ज़रूरतें थी, उसकी वजह से भी यह हमको देना पड़ा। जैसे उनकी अपनी परंपरा है, अगर जो सामान्य व्यवस्था है, उनके क्षेत्रों में लागू कर दी जाए, तो उनकी आदिवासी परंपराएं डिस्टर्ब होती। तो इस वजह से भी हम देखते हैं कि इनको विशेष दर्जा दिया गया। इसी तरीके से सबके सांस्कृतिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, वह भी हमको दिखते हैं। जैसे भाषाई विविधता है, उनकी भाषा ही पूरी तरीके से अलग है पूरे राज्य से। मतलब किसी क्षेत्र विशेष में वह रह रहे हैं, जैसे कोई आदिवासी जनजाति है, तो उनकी पूरी भाषा ही अलग है, उनकी पूरी परंपरा ही अलग है, उनकी पूरी संस्कृति ही अलग है, रहने का, हर चीज़ करने का उनका जो तरीका है, वह तरीका ही अलग है। तो वह व्यवस्था वहाँ लागू नहीं की गई, मतलब सामान्य व्यवस्था वहाँ लागू नहीं की गई, जैसे पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं। और यहाँ पर स्पेशली जो यहाँ की आदिवासी जनजातियाँ हैं, उन क्षेत्रों में यह प्रावधान लागू किए गए। फिर उनकी अपनी परंपराएँ हैं, उनको बनाए रखना है, इस वजह से भी यह लागू किया गया। फिर भौगोलिक कारण भी है और कुछ राजनैतिक कारण भी है। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो विभिन्न शर्तों पर शामिल हुए थे, या कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनको शामिल तो किया गया, लेकिन उन पर क्या चाहिए? विशेष निगरानी। अब वह विशेष निगरानी कैसे होगी? इसके लिए विशेष शर्तें बनाई जाएँ और इसलिए भी हम देखते हैं कि इनको विशेष दर्जा दिया गया। कुछ भौगोलिक समस्याएँ भी थी, इस वजह से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। जैसे जो आपके सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक कारण हो गया और इनकी जो भौगोलिक चुनौतियाँ हैं,
जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, तो वहाँ पर स्पेशल फ़ोकस करना होगा, अलग तरीके की रणनीति बनानी होगी। तो इस वजह से भी क्या हुआ, विशेष राज्य का दर्जा वहाँ दिया गया। फिर आर्थिक कारण भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा गैप है आर्थिक स्थिति में, यह कारण भी रखा गया। फिर केंद्र इनको स्पेशली सहायता दे पाए, जिससे जो आर्थिक व्यवस्था है, वह मजबूत हो सके। तो इस वजह से भी इनको विशेष दर्जा दिया गया। फिर आंतरिक शांति, राजनैतिक स्थिरता, यह सब भी बनी रहे। यानी विवाद होने की जो संभावना है, क्योंकि विलय हुआ था उस समय, तो विवाद होने की जो संभावना है, वह ज़्यादा ना हो, आंतरिक शांति बनी रहे, इनका विकास हो सके, राजनीतिक रूप से स्थिरता बने। जैसे नागा क्षेत्र है, जैसे आपके अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर व्यवस्थाएँ बिल्कुल अलग तरीके की हैं, तो इनका ध्यान रखा गया, जिससे जो स्थानीय असंतोष है, वह कम हो। फिर इनको स्थानीय स्वायत्तता भी मिली रहे, क्योंकि जब पक्षधर थे अपने स्थानीय स्वायत्तता के और कुछ ने शर्तों के साथ, लेकिन जिन्होंने शर्तों के साथ विलय नहीं किया, उनकी भी तो अपनी स्थानीय स्वायत्तता थी, तो वह परंपराएँ डिस्टर्ब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया कि अगर ज़बरदस्ती इनको भारत में शामिल किया जाएगा और जो इनकी स्थानीय परंपराएँ हैं, उनको बदलने का प्रयास किया जाएगा, तो यह क्या हो जाएँगे, विद्रोही हो जाएँगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया। फिर यह संवैधानिक उत्तरदायित्व भी था। ऐसे संविधान के जो निर्माता हैं, उन्होंने भी इस बात को ध्यान में रखा था और उन्होंने कहा था कि इन राज्यों की अपनी अनूठी पहचान है और उनके जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। इसीलिए संवैधानिक प्रावधान भी ऐसे बने कि इन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया। तो विशेष दर्जा देने के पीछे जो कारण है, वह इतने सारे कारण हमको दिखते हैं। अब हम देख लेते हैं किन-किन राज्यों को यह विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू-कश्मीर को यह दर्जा प्राप्त था। उसके लिए विशेष प्रावधान थे, लेकिन अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और समाप्त कब हुआ? 2019 में और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू-कश्मीर और एक लद्दाख बनाया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे के जो राज्य हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान है। अब यहाँ आपको क्या याद रखना है, किस राज्य के लिए कौन-सा अनुच्छेद है, क्योंकि यह पूछा जाता है। स्पेशली जब मैच कराने वाले क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर इसको को पूछा जाता है। तो किस अनुच्छेद से कौन-सा राज्य कनेक्ट है, यह आप देखते चलिए। सबसे पहले अनुच्छेद 373 यह किससे कनेक्टेड है? महाराष्ट्र और गुजरात, उनके जो विशेष क्षेत्र हैं, उनसे यह संबंधित है और यहाँ पर जो आपका राज्यपाल है, इस जिम्मेदारी दी गई है कि वह इन क्षेत्रों के विकास के लिए काम करे। अब देखिए, ये पूरा महाराष्ट्र या फिर पूरा गुजरात शामिल नहीं होगा, बल्कि इसके कुछ क्षेत्र शामिल होंगे। तो यह प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 371 में। क्षेत्र कौन-कौन से हैं? जैसे विदर्भ है, मराठवाड़ा है, सौराष्ट्र का क्षेत्र है, कच्छ का क्षेत्र है। यहाँ पर एक अलग से विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। यानी इनका विकास अलग से देखा जाएगा। इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है और प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 371 में। इसके बाद अनुच्छेद 371 ए, यह किसके लिए है? नागालैंड के लिए। इससे जो नागाओं की परंपरा है, ये कानून है, इनके अधिकार हैं, संसाधनों पर अधिकार हैं, उन सबको सुरक्षित रखा गया और प्रावधान यह है कि नागालैंड में अगर संसद कोई कानून बनाती है, वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य की जो विधानसभा है, वह उस पर अपनी सहमति ना दे दे। सामान्य प्रावधान क्या है कि जो आपकी राज्यसभा है, वह राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है। यह प्रावधान है। प्लस जो आपकी लोकसभा है, जब बात आती है समवर्ती सूची, तो वहां पर जो कानून बनेंगे, लोकसभा ज्यादा ताकतवर है। अगर समवर्ती सूची का विषय है, राज्यसभा के कानून है, वह नागालैंड में तब लागू होंगे जब विधानसभा उनको पास कर दे। इसी तरीके से राज्य का एक जिला है पेंसांग, इसके लिए एक क्षेत्रीय परिषद की भी स्थापना की गई है। विशेष दर्जा इसको मिला है कि नागालैंड को। अनुच्छेद कौन सा है? 371 ए। आगे हम देखते हैं 371 बी। यह किसके लिए है? असम के लिए है। ए किसके लिए था? नागा के लिए। बी किसके लिए है? असम के लिए। यहाँ पर भी क्या बनी है? विशेष परिषद। फिर 371 सी, यह है किसके लिए? मणिपुर के लिए। तो यहाँ पर भी जो आदिवासी क्षेत्र है, की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। फिर है आपका 371 डी और 371 ई। ई किसके लिए है? आंध्र प्रदेश। और ई किसके लिए है? तेलंगाना के लिए। यहाँ पर जो स्थानीय नौकरियां हैं, जिनमें आरक्षण दिया गया है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, दोनों जगहों। इसके साथ आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में एक प्रावधान और है, जो आपके सिविल सर्वेंट है, इनकी अगर कोई शिकायत और इनसे संबंधित कोई अगर विवाद है, इसके लिए राष्ट्रपति क्या करे? एक विशेष प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करेगा। मतलब एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाएगा। कौन?
राष्ट्रपति बनाएगा अगर सिविल सर्वेंट्स की मामला है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में और फिर तेलंगाना में। क्या प्रावधान, आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 371 एफ, यह किसके लिए है, सिक्किम के लिए है। और यहाँ पर क्या प्रावधान है, प्रावधान यह था कि जब सिक्किम का विलय किया गया, और यह विलय हुआ कब, 16 मई 1975 को, और इसके माध्यम से जो सिक्किम है वह भारत का 22वां क्या बना, राज्य बना। संशोधन कौन सा हुआ था, 36वां संविधान संशोधन। लेकिन इसी समय इसको क्या मिला था, एक संरक्षित राज्य का दर्जा। तो सिक्किम में उनके कानूनों की रक्षा करना, उनकी परंपराओं की रक्षा करना, यह कहीं ना कहीं विलय की ही शर्तों में शामिल था। फिर आता है आपका अनुच्छेद 371 जी, यह किसके लिए है, मिजोरम के लिए। मिजोरम में जो भूमि संसाधन है, सामाजिक प्रथाएं हैं, उन सब पर उन्हें विशेष अधिकार मिला हुआ है। यानी अपनी भूमि की रक्षा करना, अपने संसाधनों की रक्षा करना और अपनी सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करना, इसके लिए मिजोरम को विशेष अधिकार मिले हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो मिजोरम विधानसभा है उसमें कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, 40 सदस्य। अब यह कैसा प्रोविजन है, जो आपकी विधानसभा होती है उस विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। लेकिन जिन राज्यों की विशेष स्थिति है उनको इसमें छूट मिली है। इसी तरीके से आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर इस संख्या को किया गया है 30, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो विधानसभा है वहां पर हमको 30 सदस्य मिलते हैं। 3 राज्यों के लिए यह प्रोविजन है, एक मिजोरम के लिए, एक अरुणाचल प्रदेश के लिए और एक गोवा के लिए। अभी हम उसको आगे देखेंगे। तो इनको भी विशेष दर्जा प्राप्त है। और यहाँ पर मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो आपका राज्यपाल है उसको ज्यादा शक्ति है। वहां की जो स्थानीय परंपराएं हैं, स्थानीय कानून है, यानी राज्य के जो कानून है उनको बनाए जाने के केस में राज्यपाल हमको ज्यादा शक्तिशाली दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 371 आई की, यह किसके लिए है, गोवा के लिए। यहाँ कितनी सीटें हैं, 30 सीटें हैं, कहां पर, विधानसभा में। और यह स्पेशल पावर दिखाती है गोवा की। फिर आता है आपका अनुच्छेद 371 जी, यह किसके लिए है, कर्नाटक के लिए। यहाँ पर जो आपका हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र है, अब यह आप ध्यान रखिएगा पूरे कर्नाटक के लिए नहीं है बल्कि कुछ विशेष क्षेत्र के लिए है। तो इससे आपको यह भी याद रखना होगा कि जो विशेष दर्जा प्राप्त होता है वह पूरे राज्य को भी मिल सकता है या फिर राज्य के किसी क्षेत्र को भी मिल सकता है, दोनों बातें हैं। तो यहाँ पर जो हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र है इसके लिए मिला है। फिर एक अगला विषय है, अगला विषय कौन सा, इसी तरीके से विशेष दर्जा दिया जाता है जिसको रखा गया है छठी अनुसूची में। अब इन दोनों में अंतर क्या है, वहां पर हमने देखा था कि पूर्व के भी राज्य हैं, पश्चिम के भी राज्य हैं, उत्तर के भी राज्य हैं, दक्षिण के भी राज्य हैं। मतलब पूरे भारत में जो राज्य है उनमें से किसी को भी विशेष दर्जा दिया जा सकता था और उसके लिए संविधान में व्यवस्था है। और व्यवस्था के तहत अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा, 371। और इसी में जो इसके उपभाग हैं वह सब हमने देख लिया। अब जो आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो चीजें हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा आदिवासी क्षेत्र है। तो यहाँ के लिए विशेष प्रोविजन है और वह कहाँ पर है, छठी अनुसूची में। मतलब संविधान में एक अलग से अनुसूची बनाई गई है जो केवल देखेगी पूर्वोत्तर राज्य को। इसमें शामिल कौन कौन से क्षेत्र हैं या कौन कौन से राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एटीएम, और एटीएम से क्या निकलेगी, मनी। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मनी बरसेगी कहां से, मेघों से, मतलब मेघालय से। इस तरीके से शायद आप इसको याद रख पाए। तो यह 4 राज्य हैं और इन 4 राज्यों में जो आदिवासी जनसंख्या है वह काफी ज्यादा है। तो इनको क्षेत्रीय स्वायत्तता दी गई है, यह अपने हिसाब से वहां स्थितियों को देख सकते हैं। और ऐसे प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिनके माध्यम से क्षेत्रीय प्रशासन में इनका योगदान हो। जैसे स्वायत्त जिला परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें, इनमें यह मेंबर होंगे और इन मेंबर के माध्यम से यह अपने प्रशासन को देखेंगे। प्रशासन में इनका भी हमको कंट्रीब्यूशन दिखेगा। फिर हम देखते हैं कि जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है इसमें राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, यानी राष्ट्रपति की क्या क्या स्पेशल पावर है। इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि जो आपका राज्यपाल है उस राज्यपाल के पास क्या क्या स्पेशल पावर है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 370 की, जो अब समाप्त हो चुका है। यह था जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर में जो आपका राष्ट्रपति है उसको यह अधिकार था या उसके पास यह पावर थी कि संसद का कोई भी कानून तभी लागू हो सकता है जम्मू और कश्मीर में जब राष्ट्रपति इसके लिए अपने आदेश जारी करे। यानी कोई भी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह इस्तेमाल नहीं होगी कहां पर, जम्मू और कश्मीर में, जब तक राष्ट्रपति ना चाहे। जैसे अन्य राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम, जिसके हमने पीछे बात की, असम, इनके लिए भी राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि राष्ट्रपति जब तक विशेष आदेश जारी ना करे तब तक
यहाँ पर व्यवस्थाओं में परिवर्तन या फिर यहाँ पर जो संसद के कानून है वह लागू नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो जिला परिषदें हैं उनको बनाने, उनको घटाने और उनको बढ़ाने, इन तीनों से संबंधित जो निर्णय है वह लेगा आपका राष्ट्रपति। एक जिला परिषद बनेगी, जिला परिषद में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वह शामिल होंगे, लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी, मतलब जो जिला परिषद बनेगी उसमें जो स्थानीय लोग हैं या हम कहें स्पेशली जो आपके आदिवासी हैं, इनकी जनसंख्या कितनी होगी, यह डिसाइड करेगा पूरी तरीके से कौन, राष्ट्रपति। आगे हम देखें, कोई भी अगर कानून इस क्षेत्र में लागू करना है, यानी अगर कोई भी विशेष कानून बना है और उस कानून को अगर लागू करना है तो सबसे पहले लेनी होगी राष्ट्रपति की मंजूरी। सामान्य व्यवस्था क्या है, संसद आदेश पारित करके, मतलब संसद क्या करती है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर देती है और उस ऑर्डर के माध्यम से कार्यवाही हो जाती है, यानी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यवस्था यह है कि राष्ट्रपति जब तक मंजूरी नहीं देगा इन क्षेत्रों में कोई भी कानून लागू नहीं होगा। कंफ्यूजन की स्थिति कहाँ है, कोई भी जो बिल होता है संसद में जो पेश होता है वह अंततः स्वीकृत करता है या उसको एक्सेप्टेंस देता है राष्ट्रपति, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदेश होते हैं जो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं होती है, वह व्यवस्था डायरेक्ट लागू हो जाती है। तो ये जो शक्ति है, यह शक्ति सीमित की गई है कहाँ के लिए, छठी अनुसूची के राज्यों के लिए। इसके अलावा जो राज्यपाल है वह राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देगा कि वह विशेष प्रावधान करे इन विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए, यानी राष्ट्रपति के जो निर्देश हैं वह लागू होंगे सीधे सीधे किस पर, राज्यपाल पर। राज्यपाल व्यवस्थाएं बनाएगा और उस व्यवस्था के तहत इन क्षेत्रों का प्रशासन देखा जाएगा। संवैधानिक शक्तियों की अगर हम बात करें, जो किसके पास है, राज्यपाल के पास। अभी हमने पीछे बात की राष्ट्रपति की, अब हम बात कर रहे हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल के पास भी शक्तियां हैं, जैसे जो आपके यह विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं, इसमें जो राज्यपाल है वह जिम्मेदार है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा हो, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो संसाधन हैं, इन सब की सुरक्षा राज्यपाल के ही कंट्रोल में है। फिर आपका है अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारियां, जिसको हमने पीछे भी देखा था कि जो आपके विशेष क्षेत्र हैं जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, यहाँ पर क्षेत्रीय विकास परिषदें बनाए, मणिपुर का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तेलंगाना का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो क्षेत्रीय विकास है वहां पर आरक्षण लागू करवाए। तो यह किसके अंतर्गत है, 371 के अंतर्गत भी। अब राज्यपाल की जो शक्ति है वह कई एंगल में है, हम दो की चर्चा कर रहे हैं मुख्यतः, एक 371 के प्रावधान और एक छठी अनुसूची, इन दोनों जगहों पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वह भी बरकरार रहे, उसको भी मेंटेन किया जाए। जैसे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पर इस व्यवस्था को मेंटेन करना भी किसकी जिम्मेदारी है, राज्यपाल की। मुख्यतः यह जिम्मेदारी किसकी होती है, विधानसभा की, क्योंकि यह विषय कौन सा है, राज्य सूची का। लेकिन जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है वहां पर जिम्मेदार कौन हो रहा है, राज्यपाल। अब हम देख लेते हैं कि जो राज्यपाल है और जो आपका राष्ट्रपति है यह कई जगहों पर मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम करने का मतलब इन विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में तो क्या क्या वह व्यवस्थाएं हैं। जैसे अगर किसी राज्य को विशेष दर्जा मिला है तो उसको हटाएंगे कैसे, या किसी को विशेष दर्जा देंगे कैसे, इसमें जो आपका राष्ट्रपति है और जो आपका राज्यपाल है यह दोनों मिलकर ही निर्णय लेते हैं। तो हटाने और संशोधन करने के लिए जो शक्ति है किसके पास है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास, यानी दोनों मिलकर ही इस निर्णय को लेंगे। दोनों के पास यह जिम्मेदारी है और उनके पास पावर भी है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, उनकी स्वायत्तता यानी उनकी जो अपनी फ्रीडम है वह बनी रहे, वह अपने रीति रिवाजों के हिसाब से चल पाए। यह सारी सुविधाएं हमको दिखती हैं किसके पास, राज्यपाल के पास भी और राष्ट्रपति के पास भी, यानी यह दोनों जिम्मेदार हैं कि इन क्षेत्रों में यह व्यवस्थाएं चलती रहें। फिर हम देख लेते हैं कि जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं वहां पर जो राज्यपाल है वह कुछ जगहों पर ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यानी आपसे यह इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वह कौन से प्रावधान है जब राज्यपाल राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। सामान्य व्यवस्था क्या है कि राष्ट्रपति अपर हैंड पे है, राष्ट्रपति के पास ज्यादा शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास कम शक्तियां हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो आपका राज्यपाल है वह ज्यादा ताकतवर हो जाता है राष्ट्रपति से। तो वह कौन कौन से क्षेत्र हैं, सबसे पहले अनुच्छेद 371 यह किसके लिए है, नागालैंड के लिए। यहाँ क्या व्यवस्था है, अगर राज्य में कोई भी कानून बदलना है तो उस समय जो आपका राज्यपाल है वही इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा अगर कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपका होता है राष्ट्रपति शासन, यह कहाँ है,
356 में। एक है आपका 355, यह क्या है? संघ की जिम्मेदारी। ऐसी जिम्मेदारी कि जो संवैधानिक व्यवस्था है वह राज्यों में बनी रहे। यानी अनुच्छेद 355 में संघ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह राज्यों की जो कानून व्यवस्था है उसकी निगरानी करे और यह देखे कि राज्य संवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो वह क्या करे? 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा दे। अब इसमें संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब हुआ कैसे माना जाएगा? एक जो इनका संवैधानिक तंत्र है वह तंत्र फेल कर जाए, आंतरिक जो अशांति है, और यहाँ पर आंतरिक अशांति का मतलब विद्रोह की स्थिति, यह हो जाए, बहुत ज्यादा जो सिचुएशन है वह खराब हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, फिर बाह्य आक्रमण, बाहर से अगर आक्रमण हो जाए, इन सारी स्थितियों में माना यह जाएगा कि जो संवैधानिक व्यवस्था है वह डिस्टर्ब हो चुकी है। अब राष्ट्रपति के पास इसको भेजा जाए, यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाए और राष्ट्रपति के अंतर्गत ही इसको रखा जाए। लेकिन इन क्षेत्रों में क्या व्यवस्था है? ये जो इसमें मुद्दा है आंतरिक अशांति वाला, इसको मल्टी डायमेंशन एंगल में कवर किया जा सकता है। आंतरिक अशांति किसको माना जाएगा? विद्रोह कब माना जाएगा? तो इस स्थिति में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो जो आपका राज्यपाल है वह फ्री है कि अपने आधार पर कार्यवाही कर सकता है, राष्ट्रपति को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने देता है। यानी राष्ट्रपति यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह ताकत है किसके पास? राज्यपाल के पास। तो स्पेशल पावर है, जहाँ राष्ट्रपति की शक्ति को भी वह रोक पा रहा है। इसी तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके लिए अनुच्छेद है 371H। इसके लिए क्या प्रावधान है? जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को राज्यपाल बनाए रखेगा और उसी के पास विशेष शक्तियां हैं। राज्यपाल की जो राय है वह अंतिम मानी जाएगी और राष्ट्रपति भी उसकी भूमिका पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश के केस में कानून व्यवस्था को लेकर अगर राज्यपाल ने कोई विचार दिया है तो वह अंतिम माना जाएगा और उसके विचार पर राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप या उसके विचार पर राष्ट्रपति भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। फिर बात आती है मणिपुर की। यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा है? 371C। यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र है इनके विकास के लिए राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। फिर जो आदिवासी क्षेत्र है ओवरऑल वहां पर जिला परिषदें बनाई जाएंगी और इनको बनाए जाने के केस में जो आपका राज्यपाल है वह ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है राष्ट्रपति की तुलना में। कैसे? इनका निर्वाचन किस प्रकार से होगा? जो क्षेत्रीय विवाद है, निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है, उसको कौन सुलझाएगा? यह सारी शक्ति चली जाती है राज्यपाल के पास। जो भी कानून है यानी संसद का जो भी कानून है यह सीधे सीधे इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति इन मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, सीधे इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल की जो भूमिका है वह स्पष्ट है कि राज्यपाल के बिना इन क्षेत्रों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। इसी तरीके से जो मिजोरम और नागालैंड का क्षेत्र है, यहाँ पर अब यह भी पार्ट है किसका? छठी अनुसूची का, लेकिन इसके लिए और अलग प्रोविजन है। यहाँ की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, इनकी रक्षा करना भी राज्यपाल की जिम्मेदारी है। उनमें अगर कोई परिवर्तन करना है या ऐसे कोई कानून बन रहे हैं, ऐसे कोई विधान बन रहे हैं जिनकी वजह से इनकी परंपराओं में कोई डिस्टर्बेंस होगा, तो उस केस में भी जो आपका राज्यपाल है वह राज्यपाल ज्यादा ताकतवर होगा। बिना उसकी सिफारिश के इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र है, यहाँ पर भी विशेष शक्तियां हैं और इन विशेष शक्तियों में जो रोजगार के मामले हैं वहां पर भी राज्यपाल के पास विशेष अधिकार है। यानी राज्यपाल यह तय करेगा कि इस राज्य के जो रोजगार है उनमें किसको कितना हिस्सा या किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा, वह व्यवस्था भी किसके पास सुरक्षित है? राज्यपाल के पास। तो कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जब राज्यपाल ज्यादा ताकतवर हो जाता है राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं इन राज्यों में। तो आप केवल इतना याद रखिए कि जो छठी अनुसूची के राज्य हैं वहां पर जो उनकी स्वायत्तता है वह बनी रहे, इसके लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं। राज्यपाल उन पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल रखता है, राष्ट्रपति भी उस पर अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं उनके विषय में हमने जान लिया क्या क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं, क्या क्या लिमिटेशन है संसद की शक्तियों पर जो इन राज्यों में लागू या इन क्षेत्रों में लागू नहीं होती है। आपसे परीक्षाओं में यही सब पूछा जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।